Good morning, students. This is Anand Shrivastava, Humanities teacher, class 12C. Today we continue our third lecture for chapter 5, Contemporary South Asia. Today we discuss the topics of democracy in Nepal and democracy in Sri Lanka. We all know Nepal was a Hindu kingdom from the past and a constitutional monarchy in the modern period for many years. इस पूरे ड्यूरेशन में नेपाल में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हुई जिन्होंने चाहा कि वहाँ पर एक अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम लगाया जाए, बट द किंग विद द हेल्प ऑफ द आर्मी रिटेन फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल। तो ले देकर हमें समझ में आता है कि 1990 तक वहाँ पर ऐसा एरा रहा कि राजा आर्मी की मदद से नेपाल के ऊपर रूल करता रहा, लेकिन 1990 में एक जागरूकता आई और प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट वहाँ पर स्टार्ट हुआ। जबकि वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी उनका कैरियर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता था। जो राजा होता था वो उन गवर्नमेंट्स के ऊपर फुल कंट्रोल रखता था और जब चाहे उन गवर्नमेंट्स को हटा देता था। अच्छा, अब नेपाल के अंदर अगर हम देखें तो माओइस्ट नाम के ग्रुप रहता है जो कि माओवादी सभ्यता को मानता है और वो चाहता है कि नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी आए और वो भी माओइस्ट के फेवर में। माओइस्ट जो हैं आर्म्ड इंसरेक्शंस भी करते हैं नेपाल के रूलिंग मोनार्क के अगेंस्ट और जो भी वहाँ पे रूलिंग एलाइट्स हैं। माओइस्ट गुरिल्लास के बीच में और नेपाल गवर्नमेंट की आर्मी के बीच में कई बार फाइट्स होती रहीं, ठीक है, और ये सारी फाइट्स वहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए ही थी। Sometimes there was a triangular conflict between the Maoist monarchist forces and Democrats. डेमोक्रेट वो लोग हैं जो माओइस्ट और मोनार्क दोनों के ही समर्थक नहीं हैं, लेकिन देश के अंदर डेमोक्रेसी चाहते हैं। अब अगर हम 2002 को ध्यान से देखें तो 2002 में नेपाल का राजा वहाँ पर जितने भी डेमोक्रेटिक वर्क चल रहे हैं उन सभी को सस्पेंड कर देगा और वहाँ की पार्लियामेंट को डिसमिस कर देगा। इस तरह से नेपाल में पूरी तरह से जो लिमिटेड डेमोक्रेसी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब बात करें अप्रैल 2006 की, तो इन अप्रैल 2006 देयर वर मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट। द स्ट्रगलिंग प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेज अचीव्ड देयर फर्स्ट मेजर विक्ट्री व्हेन द किंग वाज फोर्स्ड टू रेस्टोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दैट हैड बीन डिसॉल्व्ड इन द अप्रैल 2002। यानी कि यहाँ पर 7 पार्टी अलायंस बनाया गया जो फेमस हुआ SPA के नाम से, और इस 7 पार्टी अलायंस के लीडरशिप में नेपाली पीपल्स ने 2006 में राजा को मजबूर कर दिया कि जो 2002 में उसने पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया था उसे वो वापस इंस्टॉल करे। अब अगर देखें कि नेपाल किस तरह से एक मोनार्क स्टेट से डेमोक्रेटिक स्टेट में कन्वर्ट हुआ, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि 2006 के बाद वहाँ पर क्या हुआ। इट फॉर्म्ड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेपाल। समटाइम्स सेक्शंस इन नेपाल थॉट दैट नॉमिनल मोनार्की वाज नेसेसरी फॉर नेपाल टू रिटेन लिंक विद द पास्ट। तो अब इसमें हमने देखा कि 2006 के वहाँ रेवोल्यूशन के बाद नेपाल के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाने लगा, बट लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो चाहते थे कि नेपाल का कॉन्टेक्ट पास्ट से रखने के लिए मोनार्क को इस डेमोक्रेटिक एरिया में जगह दी जाए, ठीक है। वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे जिसमें SPA 7 पार्टी अलायंस एक्टिव रहे और साथ ही साथ राजा भी एक्टिव रहे। बट इस बात पर माओइस्ट और कुछ और लीडर जो थे SPA के वो एग्री नहीं हुए, और हम देखें कि नेपाल के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टार्ट होना शुरू हो गई 2006 से। नेपाल को एक और डर था कि इंडिया जो है उसका नुकसान कर सकता है, और इंडिया एक बड़ा कंट्री है जो नेपाल के बगल में लगा हुआ है और यहाँ पर इंडिया का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। नाउ वी टॉक द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। स्टूडेंट, श्रीलंका का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों है डिफरेंट? क्योंकि और देशों के अंदर हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट जो है मिलिट्री से है, कॉन्फ्लिक्ट जो है राजा से है, बट श्रीलंका के अंदर 2 ग्रुप्स हैं जिनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। वी ऑल नो दैट श्रीलंका is
majorly populated by two groups. One is Sinhalas and the second one is Tamils. More than 75% pupils belonging to Sri Lanka are native Sinhalas and 18% pupils are Tamil. Among these 18% people, 5% are those Tamils which reaches to Sri Lanka from India by the process of migration. In 1948, Sri Lanka got the independence from British rule. Before the independence, Sri Lanka is named as Ceylon. After the independence in 1956, Sri Lankan government makes Sinhalese a compulsory language for the government jobs and government works inside the Sri Lanka. This raises the sentiment of Tamil pupils inside the Sri Lanka. अब एक और प्रॉब्लम थी कि जो माइग्रेशन था इंडिया से तमिल्स का वो कंटिन्यू रहा आज़ादी के बाद भी श्रीलंका के लिए, और सिन्हाली पीपल्स श्रीलंका के अंदर तमिल्स को सप्रेस करते जा रहे थे पॉलिटिकली, एजुकेशनली। इसके अलावा वहाँ पर डेवलपमेंट वर्क भी नहीं होते थे जिन एरियाज़ में स्पेशली तमिल पीपल्स रहते थे ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका पे। ठीक है, तो अब 1983 के बाद क्या होगा? 1983 के बाद ये होगा कि तमिल लोग एक लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम LTTE नाम का मिलिटेंट ग्रुप बना लेंगे और तमिल पीपल्स की डायरेक्ट फाइट हो जाएगी श्रीलंकन आर्मी से। ये जो LTTE मिलिटेंट ग्रुप होगा ये वर्ल्ड का उस टाइम का सबसे बड़ा ग्रुप होगा। ये चाहेंगे कि हमें तमिल एलम के नाम पर ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर श्रीलंका में आप स्टेट्स दे दीजिए। जबकि आप देख रहे हैं कि श्रीलंका में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो इंडियन ओरिजिन से गए हुए तमिल लोगों के कारण हो रही है। इसलिए हम देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट पर भी हाई प्रेशर रहेगा इस प्रॉब्लम में इंटरवीन करने का। बट हम सभी जानते हैं कि इंडिया यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी रहता है, जो कि नॉन परमानेंट मेंबरशिप होती है 10 कंट्रीज़ की। तो 1987 में इंडिया यूनाइटेड नेशंस का नॉन परमानेंट मेंबर होगा और यूनाइटेड नेशंस श्रीलंका के अंदर तमिल और सिन्हालीज के कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को श्रीलंका भेजने के लिए बोलेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में बात होगी और इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस 1987 में कहाँ पहुँच जाएंगे? श्रीलंका पहुँचेंगे। वहाँ पर वो तमिल मिलिटेंट्स के ऊपर एक्शन करेंगे जिससे कि इंडियन पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि तमिल पीपल इस बात को डायरेक्टली ऐसे लेंगे कि इंडिया इज़ अगेंस्ट द तमिल पीपल्स। आप लोगों ने कोयम्बटूर में उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की डेथ के बारे में तो सुना ही होगा, दैट ऑल बिकॉज ऑफ द LTTE। फाइनली 1989 में इंडिया श्रीलंका के इंटरनल अफेयर्स में बात करने से मना कर देगा और अपनी फोर्सेस को वापस खींच लेगा। इसके बाद हम देखें कि श्रीलंकन क्राइसिस कंटिन्यूसली चलता रहेगा, बट लेकिन कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, नॉर्वे एंड आइसलैंड इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए बातचीत करेंगे और श्रीलंकन गवर्नमेंट और उन पीपल्स को समझाएंगे जो कि ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। इस सब के बावजूद भी हम देखें कि श्रीलंका कंसिडरेबली ह्यूमन डेवलपमेंट में इस साउथ एशिया में आगे रहा। यहाँ पर HDI काफ़ी आगे है, यहाँ पर कैपिटा इनकम भी लोगों की आगे है, यहाँ पर लिबरलाइज इकोनॉमी है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि कंटिन्यूसली जब से देश आज़ाद हुआ तब से यहाँ पर डेमोक्रेसी मेंटेन है। इन द नेक्स्ट lecture we will discuss about the India and Pakistan conflicts. Goodbye. Stay safe, stay healthy, stay home.